स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम यूनिवर्सिटी CBLU का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम सेकंड यूनिट का मल्टीलिंगुअलिज्म वाला टॉपिक कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम बहुभाषी मल्टीलिंगुअल का अर्थ लिखेंगे, मल्टीलिंगुअल क्या होता है। फिर हम बताएंगे बहुभाषिता की प्रकृति व विशेषताएं। तो इसमें हम लिखेंगे कि बहुभाषिता एक प्राकृतिक शक्ति है जो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में होती है। ये जो बहुभाषिता होती है ना, ये जो हम सीखते हैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज, ये हमारे अंदर नेचुरल होती है। हम चाहे कितनी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक पर्सन कितनी भी लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो गाइड होते हैं उनको कई लैंग्वेज आती हैं, जबकि उनको पढ़ना नहीं आता वो लैंग्वेज, उनको लिखना नहीं आता, लेकिन वो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपकी बात जिस लैंग्वेज के आप हो उसको समझ भी सकते हैं। तो बहुभाषी एक ही भाषा में ज्ञान लेने के लिए बाधित नहीं है। अनेक भाषा सीखने से बच्चों में बुद्धि तीव्र होती है, वे समझ पाते हैं कि भाषा किस प्रकार कार्य करती है। तो इसके जो विशेषता है वो पहला पॉइंट है, संस्कृति के उदारीकरण या फैलाव में वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक है। जो बहुभाषी व्यक्ति होता है वह अलग, जब जिस लैंग्वेज को सीखेगा उसके कल्चर को पहचानेगा, समझेगा। जैसे एक व्यक्ति के पास फ्रेंच लैंग्वेज का व्यक्ति आया तो उससे बातचीत करेगा, उसके बारे में जानेगा, समझेगा। तो ये जो वैश्वीकरण होता है, जो हमारा जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी बहुत हेल्प करता है बहुभाषिता। इससे सूचनाएं व अन्य तथ्यों को एक या दूसरी भाषा में उपलब्ध किया जा सकता है। आपके पास कोई मैसेज आया और आपको वो लैंग्वेज आती है, तो आप सामने वाले को उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि ये मैसेज ये कह रहा है। और भी कई फैक्ट होते हैं जो कि ना आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जब आपको भाषाएं आती हैं तो आप उनको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुभाषी व्यक्ति भाषा में अधिक निपुणता प्राप्त करते हैं। बहुभाषी व्यक्तियों की अंतःक्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। जब बहुभाषी व्यक्ति अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्तियों से मिलता है, अलग अलग बहुभाषी लोगों से मिलता है, तो वह उनसे आराम से बात कर सकता है, उनके बारे में जान सकता है। बहुभाषी व्यक्ति अधिक व्यक्तियों की मातृभाषा को समझते हैं, इससे उनका सामाजिक क्षेत्र भी बढ़ता है। एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने को प्रभावित करती है। पहले अर्जित भाषा का प्रभाव और बाद में अर्जित भाषा के प्रयोग व अर्जन को प्रभावित करता है। यानी एक व्यक्ति को एक भाषा आती है, जैसे मुझे हिंदी आती है मुझे, और मुझे तेलुगु सीखनी है, तो मैं उन तेलुगु के शब्दों को हिंदी में बदल के तेलुगु शब्द सीख सकती हूँ। जैसे मुझे इंग्लिश में आती है तो मुझे है ना मराठी लैंग्वेज सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश की हेल्प से उन लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख सकती हूँ। लगातार भाषाओं के द्वारा भाषा की समस्याओं को दूर करने की योग्यता मानसिक योग्यता को भी संतुलित बनाए रखती है। जब व्यक्ति लगातार उन भाषाओं का प्रयोग करता है तो जब कोई भी समस्या आती है तो वह उनको अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि उसको तो कई भाषाएं आती हैं, तो उनको बैलेंस बनाकर चलता है। बहुभाषी लोग दूसरी भाषा के लोगों से अच्छे संबंध भी बना पाते हैं, उनको समझते हैं, प्रशंसा करते हुए उनके भेदभाव को भुलाकर एक नई संस्कृति का निर्माण भी करते हैं। बहुभाषिता से व्यक्तित्व का विकास व ज्ञान प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। बहुभाषी व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना व समानता दूसरी संस्कृति से भी करता है। अब चलते हैं बहुभाषिता के लाभ क्या हैं। बहुत लाभ है इसके बहुभाषिता के, फिर भी हम कुछ लाभ समझते हैं। जैसे पहला बेनिफिट है इसका, पहला एडवांटेज, रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। तो वह जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र की भाषा को समझकर वहां पर वो रोजगार को प्राप्त कर सकता है।
विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का भी मौका मिलता है। बहुभाषी बालकों में संवेगात्मक लचीलेपन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल भी विकसित होता है। अन्य भाषा को सीखने में सरलता होती है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस भी नहीं करता। अब बहुभाषिकता का क्या महत्व है ये समझते हैं। आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुभाषावाद ऐसा स्वाभाविक घटना है, ऐसी स्वाभाविक घटना मानी जाती है जिसका सकारात्मक संबंध विवेकपूर्ण आचरण एवं विद्यालयों में प्राप्त सफलता से है। अगर हम बहुभाषी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और हमें भी बहुभाषिता आती है तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रूप में हमारी एक ताकत के रूप में उभर कर आ सकता है। और हमारे जो विद्यालय हैं उनमें भी हम सफलतापूर्वक आराम से काम कर सकते हैं बच्चों के साथ। भाषा में विविधता लक्षित भाषा सीखने की राह में एक बाधा समझी जाती है, लेकिन भाषा की सजगता को न्याय और समानता हेतु सामाजिक संघर्ष की कुंजी माना जाता है और हमारा अधिकतम ज्ञान भाषा के माध्यम से अर्जित किया जाता है। हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भाषा सीखकर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी क्षेत्र की भाषा ना आती और हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लें। तो हमें जरूरत है कि हमें कई भाषाएं सीखनी आनी चाहिए जिससे हम अपने टीचिंग के फील्ड में अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर सकें। कहते हैं डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रस्तावना। जैसे हम सबको पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है। जितनी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं इतनी भाषाएं कहीं और नहीं बोली जाती। जहाँ कक्षा में विद्यार्थी मातृभाषा, क्षेत्रीय, संपर्क, औपचारिक भाषा लेकर आते हैं। कक्षा में सभी भाषाओं की स्थिति समान नहीं होती। कुछ भाषाएं अधिक प्रतिष्ठित होती, कुछ सीमित उपयोग वाली और कुछ सिर्फ हाशिए पर ही होती हैं, यानी कि बिल्कुल किनारे किनारे पर उनको बहुत कम लोग ही बोलते हैं। इसी असमान स्थिति को भाषा की विभेदात्मक स्थिति कहा जाता है। जैसे आप इस विद्यालय में जाओगे तो आपको पहले नंबर पर अंग्रेजी भाषा मिलेगी जो काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है, फिर हिंदी मिलती है, क्षेत्रीय भाषा भी मिलती है। लेकिन जो अन्य लैंग्वेज होती हैं जिनको बहुत कम लोग बोलते हैं वो बिल्कुल उसके भी उस क्षेत्र से बच्चे हमारी क्लास में आ सकते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ना, इसी को असमान स्थिति कहते हैं कि कोई तो बहुत लोकप्रिय भाषा बोलता है और कोई जो बिल्कुल लोकप्रिय भाषा नहीं है उसको बोलता है बच्चा। तो अलग अलग भाषाओं की स्थिति और समस्याएं हम देखते हैं। द स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज क्या क्या है वो। तो पहली है मातृभाषा जो हमारी गृह भाषा बोली जाती है। तो इसकी स्थिति क्या है, ये भावनात्मक रूप से सबसे निकट होती है। कोई भी बच्चा जब क्लास में आता है तो अपनी क्षेत्र भाषा, अपनी मातृभाषा को लेकर आता है क्लास के अंदर। तो वो अपनी जो बातें जितनी अच्छी तरह अपनी मातृभाषा में, अपने क्षेत्र की भाषा में कर सकता है वह अन्य भाषाओं में नहीं कर सकता। इसे विचार व्यक्त करने में सहज होते हैं बच्चे। प्रारंभिक कक्षाओं में बहुत प्रभावशाली होती है। शुरू की कक्षाओं में इन्हीं भाषाओं में जो टीचर होता है उनकी इसी भाषा में बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, विद्यालय में पढ़ाई को कम महत्व दिया जाता है और अनौपचारिक या घर की भाषाएं समझी जाती है। और जब बच्चे क्लास उनकी बदलती जाती है, क्लास उनकी इंक्रीज होती है तो उनसे मना करा जाता है कि लोकल लैंग्वेज विद्यालय में कोई नहीं बोलेगा। इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन आराम से बन सकता है। अगर आपको अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो आप कोशिश करेंगे कि उनकी क्षेत्र की भाषा में उनको सिखाएं ताकि जिससे उनको वो जल्दी समझ में आ सके। और नई भाषा सीखने का ये आधार भी होता है। अब हम चलते हैं अपनी क्षेत्रीय राज्य भाषा पर। इसकी स्थिति क्या होती है कि कई राज्यों में शिक्षण का माध्यम होती है। जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग स्टेट, उसमें शिक्षा का माध्यम उनकी क्षेत्र की भाषा बनाया जाता है। और प्रशासनिक और सामाजिक भाषा में इसको बोला जाता है। जैसे पंजाब ले लीजिए आप, पंजाब में वहाँ की क्षेत्र भाषा पंजाबी है और उनका प्रशासनिक वर्ग भी उसी में होता है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उच्च शिक्षा व रोजगार में इसके सीमित उपयोग होते हैं। अगर आप
उस भाषा को लेकर रोजगार ढूंढने जाए आप भारत के किसी और क्षेत्र में, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अन्य राज्यों में स्थानांतरण में कठिनाई, जब आपकी पोस्टिंग अलग राज्य में हो जाए, साउथ के एरिया में हो जाए या फिर साउथ के एरिया के लोगों की ना पोस्टिंग पंजाब एरिया या फिर कहीं और हो जाए तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलते हैं हम हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की स्थिति क्या है? ये राजभाषा है और कई राज्यों में संपर्क भाषा है। उत्तर भारत में प्रमुख शिक्षण माध्यम भी है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक इसका बोलबाला है, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में इसमें सीमित कार्य करा जाता है। अब आइए हम चलते हैं अपनी अंग्रेजी भाषा पर। अपनी नहीं है विदेश की, लेकिन हमारे सारे काम लगभग अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। स्थिति, ये उच्च प्रतिष्ठा वाली भाषा समझी जाती है। जो जितनी ज्यादा अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है वह उतना ही अधिक मतलब नॉलेजेबल कहा जाएगा। ज्ञान तकनीक और वैश्वीकरण की भाषा मानी जाती है। किसी को अगर टेक्निकल नॉलेज लेनी हो तो उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों में तो इसी को मानते हैं कि अंग्रेजी अगर सीखनी तो प्राइवेट स्कूल में जाओ, और सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस सामाजिक, आर्थिक और श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। जो जितनी अच्छी स्पीकिंग कर पाता है इंग्लिश में, वह उतना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर धकेल देती है। अब हम चलते हैं कक्षा में भाषाओं की असमान स्थिति के कारण क्या है। अब उन रीजन को देखते हैं क्योंकि इस सिचुएशन को लागू करती है। नंबर 1 है सामाजिक आर्थिक कारण। समाज और आर्थिक, जैसे जिस समाज में जिस भाषा का बोलबाला होगा वह उस समाज में बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं, लेकिन फिर वो बाहर जाते हैं तो उनको दूसरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तब उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये असमान स्थिति का कारण है और आर्थिक कारण भी है। जैसे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल पाते हैं, प्राइवेट में नहीं डाल पाते। और सरकारी स्कूल जो विद्यालय होते हैं उनमें इंग्लिश इतनी अच्छी तरह सिखाई नहीं जाती, इतनी अच्छी तरह से। और जो जिन पर ज्यादा पैसा होता है वो कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये भी एक असमान स्थिति का कारण बनती है। अभिभावकों की अपेक्षा है, ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडल स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे ज्यादा सफल हो पाएंगे। नंबर 3, भाषा संसाधनों में असमानता है। जब आप अक्सर विद्यालय में देखते होंगे कि भाषा सिखाने के जो संसाधन है वो कम है। अगर जैसे लैंग्वेज लैबोरेटरी है वो सब विद्यालय में हो, तो बच्चों को सरकारी स्कूल में भी हम अलग अलग लैंग्वेज सिखा सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा पर जोर, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है लगभग उसी भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अंग्रेजी का प्रभुत्व, अभी भी हमारी नजर में यही है कि अंग्रेजी, जो बच्चा अंग्रेजी बोल पा रहा है, समझ पा रहा है, लिख पा रहा है, वह आगे ज्यादा कामयाब होगा। भाषा के प्रति दृष्टिकोण और भावना, हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी भाषा के प्रति अलग अलग है। हम किसी भाषा को निम्न दृष्टि से देखते हैं, किसी भाषा को हम अपना मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हम सब करते हैं भारतीय कक्षाओं में भिन्न स्थिति। ए डिफरेंट सिचुएशन इन इंडिया क्लासरूम्स। पहला है पदानुक्रमिक दृष्टिकोण, यानी कि हेरारिकल अप्रोच। ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजी और हिंदी को उच्च दर्जा प्राप्त होता है, जिन्हें आधुनिक या अंग्रेजी या राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, जबकि क्षेत्रीय या आदिवासी भाषाओं को स्थानीय या बोलचाल के रूप में देखा जाता है, जिससे एक दर्जागत अंतर पैदा होता है। जो क्षेत्र की भाषाएं होती हैं उनको ना तो राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त होता है और ना ही उनको आधुनिक भाषा माना जाता है। इसलिए ये हेरारिकल जो दृष्टिकोण है ये उनमें पैदा होता है भाषाओं में। दूसरा है कार्यान्वयन में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस इन इम्प्लीमेंटेशन। कई सारी नीतियों के बावजूद भी जो वास्तविक कक्षा अभ्यास में भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी ध्यान मुख्य रूप से अंग्रेजी हिंदी पर केंद्रित होता है, जिससे मातृभाषा की उपेक्षा की जाती है। अभी भी स्कूलों में ये सोचा जाता है कि बच्चों को हिंदी या इंग्लिश में ही एजुकेशन दी जाए,
जिससे बच्चे ज्यादा अच्छी तरह सीख सकें। NEP 2020 का बदलाव क्या कहता है? इसका उद्देश्य मातृभाषाओं को सीखने के लिए आधार बनाकर चिंता को कम करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर इस संतुलन को पुनः स्थापित करना है। अब ये जो स्थिति थी, ये हमारी जो नई NEP आई है 2020, उसमें इसको काफी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। उसमें कहा गया है कि बच्चों को जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारा पहले से चला आ रहा था, उसको बैलेंस बनाकर चला जाए और बच्चों को और भी भाषाएं, जो विदेश की भाषाएं हैं, जो हमारी आधुनिक भाषाएं, उनको भी बच्चों को सिखाने के लिए कहा जाए। अब है हमारा विभेदात्मक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ता है। इफेक्टिव्स ऑफ ए डिफरेंशियल पोजीशन, इससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। जो असमान स्थिति जो क्लासरूम में होती है, उससे अगर बच्चा उसको उस इन्वायरमेंट में है तो उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वह सबसे अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाएगा, वो अपनी मातृभाषा में बोलने में झिझकेगा, क्योंकि उससे कहा जाएगा कि आपको मातृभाषा, जिस आप क्षेत्र से आए हो, जिस आपकी जो मातृभाषा आपको वो नहीं बोलनी, सीखने में भी उसको बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर है शिक्षक और शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। इम्पैक्ट ऑफ ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, तो इसमें एक भाषी शिक्षण ये हो जाएगा, जैसे एक टीचर है, उसको अलग अलग जो स्टेट के बच्चे आ रहे हैं उसकी क्लास में, वो भाषाएं नहीं आती, उसको सिर्फ है ना अपनी हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो उसको ये प्रभावित करेगा कि वो टीचिंग को सिर्फ 1 या 2 भाषा में करवा पाएगा बच्चों को, जिससे बहुभाषी संस्थाएं हैं वो उनका भी कम उपयोग किया जाएगा। लेकिन जब एक टीचर को ज्यादा भाषाएं आती है तो वो जितने क्षेत्र से बच्चे आएंगे उन सबकी प्रॉब्लम्स को उन्हीं की भाषा में वो सॉल्व कर पाता है। फिर इसका कंक्लूजन लिख देंगे हम कि भारतीय कक्षा में भाषाओं की विभेदात्मक स्थिति एक वास्तविक चुनौती है। यदि सभी भाषाओं को समान स्थान और शैक्षिक मूल्य दिया जाए तो कक्षा अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक, प्रभावी बन सकती है। बहुभाषिकता बोझ नहीं है बल्कि शिक्षा की शक्ति है। इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।